नमस्कार मित्रों, मैं आपका सिविल सेवक एक बार फिर हाजिर हूँ। आज दिनांक 16 मार्च 2021 को द इंडियन एक्सप्रेस में उन खबरों को लेकर जो बहुत जरूरी है हमारे लिए। खबरें बहुत सारी हैं, लेकिन दो ऐसी हैं जो आज छोड़ा ही नहीं जा सकता, तो मैं उन दोनों पे चर्चा कर लेता हूँ। तो पहली खबर है ऐसे इशू जो हमारे यहाँ सबसे पुराना है और वो आज भी बना हुआ है, अगले कितने सालों तक बना है पता नहीं। एग्रीकल्चर यानी कृषि के ऊपर उसकी विपदा शुरू से लेकर जब से हम आज़ाद हुए हैं तब से खाने की समस्या रही है। बीच में ग्रीन रेवोल्यूशन आता है, खाने की जो समस्या वो घट जाती है, कहीं ये कम हो जाती है, यहाँ तक कि हम सरप्लस में भी चले जाते हैं। लेकिन इस ग्रीन रेवोल्यूशन से जो दिल्ली के आसपास के क्षेत्र हैं उनको बहुत फायदा हुआ, मेनली राजस्थान और पंजाब को, और यूपी का जो सटा हुआ थोड़ा सा एरिया है उनको शुरुआत में फायदा हुआ, लेकिन अब उन्हें ही सबसे ज्यादा घाटा है। कैसे वो भी बात कर लेंगे। और दूर वालों को उतना नहीं हुआ है, हाँ, लेकिन फूड की सिक्योरिटी हमारे भारत में इसी ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण ही बनी हुई है। तो इन बातों को अच्छे से समझने के लिए हम कुछ बातों पे पूर्णतया गौर करते हैं। जैसे पहली बात कि हमारा कैसा एग्रीकल्चर का ग्रोथ रहा है, यानी कैसे हम कब कम हुआ, ज्यादा हुआ, कम हुआ, ज्यादा हुआ। बहुत सारी बातें, एक बार को ऐसा भी होता है कि यूएस से हम पहले खाना मंगाते थे, खाना का मतलब वही चावल गेहूं मंगाते थे। यूएस अपनी बात मनवाने के लिए हमसे क्या कहता है कि हम तुमको ये चीज़ नहीं देंगे, हमारी बात मानो। लेकिन वही है कि हर किसी की अपनी अपनी मजबूरी होती है। अंदर अंदर मामला सिमट गया था, किसी तरह सलट गया था। फिर हमारे यहाँ ये होता है कि अगर ऐसे ही हमेशा रहता रहा तो कहीं ना कहीं तो हमें उसकी बात माननी पड़ेगी। तो उससे अच्छा है कुछ ना कुछ हम एग्रीकल्चर में ज़्यादा ध्यान देते हैं। तब लाल बहादुर शास्त्री जी आते हैं और जय जवान जय किसान का नारा देते हैं। उसी समझिए नारे या उसी समय में, उसी नारे के जरिए या उसी समय में ही ग्रीन रेवोल्यूशन आता है। तो मेनली ये 1960s के टर्म में आता है। उस समय प्रोडक्टिविटी हमारी बहुत बढ़ जाती है। प्रोडक्टिविटी क्या, फूड की प्रोडक्टिविटी समझिए, एग्रीगेरियन प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है। ग्रीन रेवोल्यूशन आता है। ग्रीन रेवोल्यूशन में बहुत सारी अलग अलग टेक्नोलॉजी का मतलब ऐसी फसलें आती हैं जो कम में बहुत ज्यादा देती हुई यील्ड, मतलब जिनकी उत्पादकता ज्यादा हो। जैसे पहले अगर 1 किलो गेहूं से हम 5 किलो उगाते थे, तो बाद में कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी से कुछ ऐसे गेहूं मंगाया गया, जैसे मैक्सिको से मंगाया गया, अलग अलग जगहों से मंगाया गया, जिसमें 1 किलो में हम 10 या 15 किलो तक उगाने लगे। ये तो ठीक था, कुछ दिन तक खूब अच्छे से चला, लेकिन बाद में हुआ क्या, धीरे धीरे करके वो जो जमीन थी उसकी प्रोडक्टिविटी घटने लगी। फिर प्रोडक्टिविटी घटने लगी तो हमने क्या किया, हमने बस उठा के खाद, पेस्टिसाइड और बहुत सारी चीजें डाली। इसका डायरेक्ट में तो हमको क्या मिला, ढेर सारा अनाज मिलता है, लेकिन घाटे क्या होते हैं, बायोलॉजिकल जो डाइवर्सिटी होती है वो बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट होती है। जैसे खुद ही सोचिए, पॉइजन अगर हम डालते हैं, उसमें खाद डालते हैं, आवश्यकता ज्यादा डालते हैं, तो वो रहता उसी पौधे में जाएगा, वो हमारे अंदर भी आएगा, कीड़े के अंदर भी जाएगा, पक्षियों के अंदर भी जाएगा, यानी सबके सबके लिए। दूसरी सबसे बड़ी समस्या इसके कारण दो चीजों में बहुत बढ़ावा हुआ। दो चीजों कौन सी, गेहूं और चावल की उत्पादकता में। और गेहूं तो कम थोड़ा पानी लेता है, लेकिन चावल बहुत ज्यादा उत्पादक देता है। जैसे यूपी के ही जो बुंदेलखंड हो, या उधर के बुंदेलखंड में तो नहीं कहिए, लेकिन दिल्ली सटे हुए जो एरिया है वहाँ, जहाँ पर हाथरस हो गया, ऐसी जो भी चीजें जगह हैं, वहां पर क्या है, गन्ना बहुत उगाया जाता है। गन्ने में बहुत पानी लगता है, चावल में भी बहुत लगता है। तो इसमें क्या है, जो पानी का लेवल वो नीचे चला गया। और कुछ सर्वे में भी देखा गया है कि जो रियल यील्ड होना चाहिए, असली वास्तविक उत्पादकता, वो 2% की दर से घटी ही है, बढ़ी नहीं है। मतलब फील्ड तो बढ़ा दिया हमने, फील्ड बढ़ा दिया का मतलब जैसे 5 हेक्टेयर में होता तो 500 हेक्टेयर में होने लगा है। पौधे काटे तो ये भी तो बायोलॉजिकल क्या है, बायोडाइवर्सिटी को घाटा ही तो है। वो हमें कहीं ना कहीं इफेक्ट तो करेगा ही। सांस तो मिले नहीं, हवा चाहिए, और बाकी चीज जो भी चाहिए वो चाहिए। कई सारी चीजें दुनिया में, जितनी चीजें वो कहीं ना कहीं हमारे जीने में मदद करती है, लेकिन हमें इकलौते ऐसी चीज है भगवान की बनाई हुई जो सबके जीने के लिए दुविधा है। तो ये है कि वीट का जो उत्पादकता है वो तकरीबन 2% हर साल कम हुआ है। और ऐसे ही धान की भी उत्पादकता तकरीबन कम ही हुई है, या मतलब कम हुई है, या जितनी थी उतनी ही है, ज्यादा बढ़ी नहीं। सबसे बड़ी समस्या क्या है कि पहले उन्हीं क्षेत्रों में कई सारी क्रॉप्स उगाई जाती थी, कई फसलें उगाई जाती थी, मतलब गेहूं, चावल, दाल और भी मक्का, बाजरा, बहुत सारी। लेकिन जिस दिन से या जिस समय में ग्रीन रेवोल्यूशन आया, फिर लोगों ने सिर्फ 2 चीजों की तरफ बढ़े, धान, गेहूं, और दूसरा हो गया एक और हो गया गन्ना। इनके बहुत ज्यादा केमिकल पेस्टिसाइड इन सबका यूज किया, उसका यूज हुआ। इसके और कारण क्या हो सकते हैं, जैसे लैंड रिफॉर्म्स की कमी है। हम जब भी लैंड रिफॉर्म लाने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं, मतलब आप सुने हैं, लैंड रिफॉर्म आया तो लोगों ने क्या किया, अपने घर के कुत्ते, बिल्ली, जानवर सबको दे दिया, नौकर सबको, नाम उनके था लेकिन असली मालिक खुद बन के बैठे रहे, और ऐसा ही होता रहा। अब एक टर्म है मिडिल पीजेंट। मिडिल पीजेंट्स कौन होते हैं, जैसे जिन लोग के पास जमीन है और उन्होंने क्या किया, अपने ही उससे बढ़ाया कुछ उत्पादकता, उसको बेचा और नई जमीन खरीद ली और खरीद ली और खरीद ली। एक सर्वे के हिसाब से ये है कि जिन लोगों के पास कम जमीन है, जनसंख्या में बहुत ज्यादा है, मान लीजिए 80% लोग हैं जिनके पास मात्र 10% जमीन है पूरी जमीन का,
और बाकी के 20% के पास बाकी का 90% जमीन है। मतलब आप समझ गए होंगे बड़े आसानी, मतलब जिनके पास कम जमीन है, उनकी जनसंख्या ज़्यादा है, उनके पास बहुत छोटी छोटी होते हैं, किसी के पास 1 हेक्टेयर, किसी का 1 हेक्टेयर से भी कम है, इस तरीके से। और जिनके पास बहुत जमीन है, वो जनसंख्या में सिर्फ 5 या 10%, 15% है, उनके पास 5 हेक्टेयर है, 10 हेक्टेयर है, ऐसा ही अलग अलग है। तो ये भी समस्या है। और 10th एग्रीकल्चर सेंसस हुआ जब 2015-16 में, उस हिसाब से बताया गया है। इससे हमको क्या जानना है? पहली बात तो 10th एग्रीकल्चर सेंसस हुआ 15-16 में। दूसरी बात, इन्होंने बताया कि स्मॉल जो मार्जिनल फार्मर्स हैं, जिनके पास ऐसे फार्मर जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम है, वो, और सेमी मीडियम और मीडियम जिनके पास 2 से 10 है। तो स्मॉल और मार्जिनल बहुत कम है, सेमी और मीडियम ज्यादा है, और लार्ज वाले उनसे भी ज्यादा है। मतलब स्मॉल और मार्जिनल वाली जनसंख्या ज्यादा है, जमीन कम है। सेमी और मीडियम वालों की थोड़ी जनसंख्या कम है, जमीन थोड़ी ज्यादा है। और जो बहुत वाले हैं, मतलब उनके पास बहुत ज्यादा जमीन है, उनकी जनसंख्या तो बहुत कम है, लेकिन जमीन बहुत ज्यादा है। तो फिर कैसे इसको इशू कर सकते हैं? इस इशू को सॉल्व कर सकते हैं। नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस ने भी कई सारी चीजें बताई। जैसे उन्होंने एक सर्वे किया 2016-17-18 में। उन्होंने हर घर में मतलब किसकी कितनी खपत है इस हिसाब से पता लगाया। तो उन्हें पता ये लगाया कि गांव के लोगों की जो खपत है, मतलब खर्च करने की क्षमता है, खपत का मतलब खर्च करने की क्षमता, वो 8.8% की दर से घट रही है, जबकि शहर के लोगों की 2% की दर से घट रही है। यानी हम कहने को इकोनॉमी आगे जा रही है, लेकिन लोगों की खर्च करने की क्षमता घट रही है। इसका मतलब क्या है? इन्फ्लेशन ही है, जो है कागजों में ज्यादा है, रियलिटी में कम है। इसी तरीके से एक होता है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, इन्होंने भी सर्वे किया। तो उन्होंने जैसे अभी कुछ नए नियम आए हैं कृषि से रिलेटेड, जिसमें सबसे बड़ा डर किसानों को यही डराया जा रहा है, सता रहा है कि वो एपीएमसी मंडीज को खत्म कर देंगे। इसका एक एग्जाम्पल राइटर देना चाहते हैं कि जैसे बिहार में 2006 में ही एपीएमसी को खत्म कर दिया गया था, ये सोच के कि एपीएमसी पे जो खर्चा है वो अगर हम सरकार कम करेगी, कहीं और करेगी और प्राइवेट वाले करेंगे तो फायदा होगा, लेकिन उसका अल्टीमेट फायदा हुआ नहीं। जैसे यही NCAER ने ही जो सर्वे किया उसमें बताया है कि 2001 से 2017-18 तक हुआ क्या है कि जो बिहार का फॉर्म ग्रोथ है, मतलब उनकी कृषि का विकास है, वो 2.04% है, जबकि पूरे भारत का 3.1%, मतलब भारत के एवरेज से भी कम है। जबकि एपीएमसी मंडी नहीं है तब भी, तो मतलब राइटर अपने हिसाब से कहना चाहते हैं, मतलब आप ये समझिए कहीं लिखना हो तो कैसे लिखना है। तो हमें क्या होना चाहिए? हमारा मोटो तो ये है ना कि जो फार्मर है उसकी इनकम कहीं ना कहीं से स्टेबल हो। मतलब अगर इस साल 10,000 रुपए सालाना कमा रहा है तो अगले साल 10,000 कमाए, क्योंकि उस हिसाब से वो खर्चा करेगा। वैसे ही फार्मर की इनकम कम हो, उसमें भी अगर स्टेबिलिटी ना रहेगी तो फिर उसके लिए वही सुसाइड ही बचता है, जो लोग करते रहते हैं। और लोग कहते हैं ऐसा नहीं वैसा है। तो देखिए, सुसाइड मतलब मैं प्रमोट नहीं करता, पहली बात, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो कुछ और उपाय, जैसे एग्रो इकोलॉजिकल ट्रांजिशन। एग्रो इकोलॉजिकल ट्रांजिशन टर्म क्या होता है? एग्रो मतलब सीधी सी बात है खेती, इकोलॉजी हमारा एनवायरमेंट एक तरह से, ट्रांजिशन मतलब उसी में रहना। जैसे आंध्र प्रदेश की सरकार ने इस पे बहुत जोर दिया है पिछले 3-4 सालों में। उन्होंने क्या कहा है कि बाहरी चीजें कम यूज करिए। बाहरी चीजें मेनली कहने का मतलब है जो फर्टिलाइजर है वो बहुत कम से कम यूज करिए, बाकी चीजों का अधिक से अधिक इस्तेमाल करिए। जो भी लोकल है, खाद है, गोबर का खाद है, पत्ता है, जो भी है, और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को बढ़ाइए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसको, हमारी जो एग्रीकल्चर है उसमें ज्यादा इन्वेस्ट करके इसको की सेक्टर बनाना चाहिए, जिससे जो बहुत बड़ी जनसंख्या 60% लोग इस पर निर्भर है, तो मतलब उनके परिवार है, बाकी चीजें वो कहीं ना कहीं इकोनॉमी में छोटे बड़े स्तर पे काम कर रहे हैं ना, सहयोगी कर रहे हैं, तो उनको भी तो जीवन का स्तर होना चाहिए, कुछ सुधरना चाहिए। तो इस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ध्यान देना चाहिए। और हमारा अगला विषय है सीधी सी बात, कॉर्ड। ये राजा मोहन ने लिखा है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। और इसमें ये समझिए इतना इंपॉर्टेंट है कि इसमें जितनी साइडें बनाई गई हैं आप सिर्फ उसे पढ़ लीजिए, कहीं भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। खासकर इंडिया चाइना नहीं, इंडिया चाइना यूएस तक में भी लिख सकते हैं। या मल्टीलेटरल फोरम्स की जो योग्यता तो नहीं कह सकते, मतलब विशेषता कहिए या उनकी जरूरत कहिए, उसके ऊपर भी उन्होंने लिखा है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। इसको पढ़ने लायक बहुत अच्छा है। उन्होंने जो हाईलाइट किया उनकी बात बता देता हूँ। जैसे वहाँ के सरकारी मीडिया ने, न्यूज़पेपर ने एक तरह से कहें तो अल्टीमेटली घुमा फिरा के धमकी ही दी है भारत को कि भारत को नहीं जाना चाहिए। वो शुरू से ही कर रहा है, लेकिन अब भारत इसके आगे बढ़ गया, और बढ़ना सही भी है। कहा जाता है इसे नेटिव एसेट्स। जापान, हम सीधे जानते हैं, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ये चारों को मिलकर क्वाड बना हुआ है। 2007 में आया था, तब के प्रधानमंत्री शिंजो अबे ने इसको कहा था, उन्हीं के उससे आया था। और 2017 में थोड़ा ये फॉर्मलाइजेशन इसका बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और भी लास्ट अभी हफ्ते भर भी नहीं हुए जब हमारी सबमिट हुई है सभी लीडर्स की, ये सब होता है। ये कहते हैं जैसे वो धमकियाँ देते हैं, उनकी सरकारी मीडिया देती है कि शंघाई कॉर्पोरेशन में भी है, ब्रिक्स में भी है इंडिया चाइना के साथ, और वहां भी जा रहा है। मतलब वो समझ ही नहीं पा रहा, वो ये कह रहा है कि इंडिया नहीं सोच पा रहा कि इंडिया क्या करना चाहिए। ठीक है, इंडिया क्वाड कह रहा है कि इंडिया क्वाड को
ब्लैकमेलिंग की तरह कर, लेकिन हमें कभी लिखना तो ब्लैकमेलिंग नहीं लिखना, हमें लिखना बैलेंसिंग, हम बैलेंस कर रहे हैं, ब्लैकमेल नहीं कर रहे हैं। वो ये कहता है कि इंडिया जो है अमेरिका का हैचेक मैन बना है। हैचेक मैन मतलब ये हो गया कि जैसे अमेरिका जो कहेगा वही इंडिया करेगा, यही कह रहे हैं ये उनके हिसाब से। लेकिन अब हम अपना समझते हैं 1993-97 के बीच में क्या था, जब जम्मू एंड कश्मीर के मसले पे अमेरिका के जो बिल क्लिंटन थे, वहाँ के प्रेसिडेंट थे, वो कह रहे थे मीडिएट करेंगे, मतलब ये कौन सा मसला है हम सॉल्व करेंगे। लेकिन बाद वालों ने क्या कहा कि हम अगर आप चाहें तो मीडिएट करेंगे। उन्होंने नहीं कहा कि मीडिएट करने को तैयार हूँ, कहते हैं हम चाहें तो मीडिएट करेंगे। बाद में उन्होंने जो अड़ियल रवैया था वो छोड़ दिया है, और अड़ियल रवैया छोड़ के उन्होंने कहते हैं ना मध्यम रास्ता अपनाया। उन्होंने समझा कि पहले तो उनका रसिया से था जो था, लेकिन धीरे धीरे उनको पता चला कि अब चाइना भी है, तो उन्होंने रसिया को काउंटर करने के लिए चाइना इंडिया हो सकता था, लेकिन इंडिया तो रशिया का दोस्त था, इसलिए इंडिया को चुनने के बजाय उन्होंने पाकिस्तान चुना था। लेकिन अब समझ में आ गया पाकिस्तान चुनना कैसी भूल है, तो उन्होंने अब इंडिया को चुना। उन्होंने फिर इंडिया के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को बढ़ाने का कोशिश किया, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कॉपरेशन ज़्यादा से ज़्यादा करना कोशिश की। हमारे लिए क्या समस्या है, मेन समस्या इस क्वाड को बनाने की मकसद क्या हो सकता है ये बताते हैं कि चाइना का मिलिट्री पावर, सीधी सी बात है, हर दिन बाउंड्री ये हमारा वो हमारा करते रहते हैं। कश्मीर पे चाइना हमेशा हमारे खिलाफ ही रहता है। ये 7 पॉइंट बताते हैं, इनकी टेंशन मतलब इनका एक बहुत अच्छा स्लाइड मैं दिखा देता हूँ एक बार। ये स्लाइड देखिए, इसको मैंने एकदम समराइज कर रखा है। तो अभी सीधे इसके यहाँ की बात करते हैं जो अभी चल रहा है कश्मीर के। पहली बात तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, यूएस हमारा साथ देता मतलब अगर हम कहते हैं कि हो रहा है तो यूएस कहता है हाँ, पाकिस्तान कहता है भैया कम करो। जबकि चाइना क्या करता है, और उन्हें बुलेट प्रूफ गन और सब कुछ देता रहता है, जिससे हमें घाटा है। नेक्स्ट क्या है, जैसे यूएस इंटरनेशनल जो भी होते हैं न्यूक्लियर होते हैं, उनमें यूएस कहता है कि हाँ इंडिया इसका भागीदार बनना चाहिए, लेकिन एनर्जी देखिए हमेशा चाइना ही रोड़ा बनाता है। अब वो अलग बात है कि चाइना मान लीजिए कल को हट जाए तो यूएस बनाएगा नहीं, लेकिन अभी तक तो यही बना रहा है। दूसरी बात, यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप चाइना कभी नहीं चाहता, यूएस तभी सपोर्ट करता है, चाइना नहीं कर रहा है। ट्रेड हमारा यूएस के साथ अच्छा है, जबकि चाइना के साथ कितना घाटे में वो बढ़ता ही जा रहा है। दूसरी बात, अब इंडिया को भी समझ में आ गया सिर्फ चाइना पे रिलेवेंट रहने से क्या होगा, चाइना इसका मिसयूज करेगा। और सारे देशों के साथ करता है, जापान के साथ भी करता है, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी करता है। ये भुक्तभोगी हो चुके हैं, कहीं ना कहीं हम भी हो चुके हैं। हमारे ऊपर बार बार ये जो आंखें दिखाने वाला तरह करते हैं, ये क्या है, कहीं ना कहीं हमारा ज्यादा उनके ऊपर डिपेंडेंसी ही तो है। वो पेपर में सरेआम देते हैं कि इंडिया खाली भोंकता है, ये नहीं करता, मतलब ये सब भाषा नहीं है, कहीं लिखिएगा नहीं, बता रहा हूँ सीधे सीधे। चाइना कई बार होता है कि मेड इन चाइना का विरोध करते हैं तो वहां से आता है कि कुछ नहीं कर पाओगे ये है वो। तो क्या है, सरकार भी सोच समझ रही है कि कहीं ना कहीं उनको डाइवर्सिफाई करना चाहिए, मतलब और चीजों को। दूसरी बात, सीधी सी बात है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इस इनिशिएटिव से इंडिया को डायरेक्ट कैसा घाटा है, देखिए हम एक सवर्न कंट्री है, सवर्न कंट्री मतलब संप्रभु देश के नहीं, हम अपने हिसाब से काम करेंगे। तो जो पीओके गुजरा है वहां से वो ले गए, हमसे नहीं पूछा उन्होंने, हम मना करते हैं लेकिन वो मानते नहीं। इसका सीधा सीधा मतलब है कि वो हमको देश ही नहीं मानते। देश नहीं मानते का मतलब हमारी इज्जत नहीं करते जिस हिसाब से होना चाहिए। एक देश हम है तो तुम भी हो, तुम्हें हमारी सोवरेनिटी का ध्यान रखना चाहिए, वो नहीं करते। रीजनल प्राइमेसी का भी ध्यान नहीं रखते, मतलब जब जो मन आता तो करते रहते हैं। दूसरी बात, क्यों आखिर हम इतने उससे हैं कि हमको इसमें जाना ही चाहिए क्वाड में, सीधी सी बात है। चाइना कहीं ना कहीं सबको इस BRI और अलग अलग प्रोजेक्ट से अपनी तरफ करना चाहता है, और जो मन में है वो करना चाहता है, ठीक है। साउथ चाइना सी हो गया, इंडो पैसिफिक में जो मन है, इससे कहीं ना कहीं यूनिपोलर हो जाएगा। एशिया तो हो ही जाएगा, वर्ल्ड हो जाए ना, एशिया हो जाएगा, इससे इंडिया को बहुत दिक्कत है। दूसरी चीज क्या है, अब ऐसे ही मैं इन 7 चीजों को आपको इसमें स्लाइड में दिखा देता हूँ, स्लाइड में देख लीजिए। जैसे मिलिट्री पावर, अब मैं यूएस और चाइना को दोनों कर लूँ। यूएस में अगर बढ़े तो हमारे लिए अच्छा है, लेकिन चाइना में बढ़े सीधी बात, पड़ोसी है तो कतई अच्छा हो ही नहीं सकता। कश्मीर पे जब यूएसए खासकर हमारा हेल्प करता है, कब, जब चाइना कहता है कि नहीं कश्मीर पे हमको कुछ यूएनएससी में कुछ मूव लाता है कि नहीं, ये प्रस्ताव रखा जाए, इस पे बातचीत हो, तब रसिया या तो यूएसए हमारी मदद करता है। कि चाइना बार बार इसको एज ए विक्टिम कार्ड खेलता रहता है, एज ए कार्ड खेलता रहता है, विक्टिम तो कोई और होता है। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, वही पाकिस्तान वाला। यूएसए कभी कभी तो प्रेशर डालता है पाकिस्तान पे, हमारी बात मानते हैं। जैसे कई बार वही अभिनंदन जी का ले लीजिए, वो कैसे वापस आए, इन सब पे कहा जाता है कहीं ना कहीं ट्रम्प जी ने मदद की होगी या जो भी बातचीत की होगी, जबकि चाइना का तो वो तो उल्टा उनको सप्लाई करते हैं। एनर्जी में यूएसए सपोर्ट करता है, चाइना सपोर्ट नहीं करता है। ट्रेड, यूएसए के साथ सरप्लस है, इनके साथ डेफिसिट है। दूसरी बात, टेरिटरियल सॉवरेनिटी, उसका हमारा बॉर्डर ही नहीं लगता तो यूएसए के साथ तो उसका कोई दिक्कत ही नहीं, वो सपोर्ट ही करेगा। लेकिन चाइना वाले हमेशा, मतलब ये अफगानिस्तान, मतलब अफगानिस्तान तो छोड़िए, मतलब अरुणाचल प्रदेश हमारा है, लद्दाख के यू वाला एरिया हमारा है, ये सारी चीजें करते रहते हैं ना। तो ये सब क्या है, कहीं ना कहीं बराबरी का नहीं है, समझिए दादागिरी है, जिससे हमें कहीं ना कहीं कंट्रोल करना चाहिए। बस ये आप लिख सकते हैं किसी भी उसमें, बहुत अच्छा है। इस चार्ट को याद रखिए, सबसे बेस्ट यही है इसमें पूरे में। चलिए, आपका आज का बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे।